क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब आमने सामने की लड़ाई छिड़ चुकी? यह सवाल इसलिए क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की और 9 आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। तब यह माना गया कि यह प्रिसीजन स्ट्राइक थी। युद्ध होगा या नहीं यह पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन आज भारत सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ओर से कल रात भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के इस हमले को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इसके जवाब में हमने पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाया और हमारे ड्रोन ने पाकिस्तान के कम से कम 3 शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के हमले के जवाब में काउंटर अटैक किया। भारत का स्टैंड एकदम साफ है। पहलगाम हमले के विरोध में हमने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने कल जब भारत की मिलिट्री टारगेट पर हमले की कोशिश की, तब भारत ने भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान से आमने सामने की जंग शुरू हो गई है? भारत का आगे का प्लान क्या है? और सवाल यह भी, क्या भारत से जंग में पाकिस्तान कितने दिन तक टिक पाएगा? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया था, जिसे भारत के S-400 सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिनमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर शामिल है। साथ ही लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ को भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की। वहीं नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर भी पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश की गई, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। एक तरफ भारत का सुदर्शन चक्र माना जाने वाला S-400 सिस्टम अपने आप को साबित किया, तो दूसरी ओर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को तबाह कर दिया। खासकर लाहौर में HQ-9 मिसाइल डिफेंस यूनिट को नष्ट कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत भरोसा था। पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, हम लोग अभी आतंकी हमले का जवाब दे रहे हैं। पहलगाम हमले ने हमें जवाब देने पर मजबूर किया। हमारी मंशा मसले को बढ़ाने का नहीं, हालांकि मिलिट्री हमला हुआ तो इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very firm response. जम्मू कश्मीर में जवानों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। CRPF, BSF, ITBP, SSB जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात होंगी। साफ है, भारत ने करारा जवाब दिया है और अब आगे हिमाकत हुई तो इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या पाकिस्तान से आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है? भारत का आगे का प्लान क्या हो सकता है? भारत से जंग में कितने दिन तक टिक सकता है पाकिस्तान? भारत को बार बार क्यों उकसा रहा है पाकिस्तान? अब आगे पाकिस्तान क्या करेगा? किस तरह से अपनी खैर मनाएगा? ये तमाम वो सवाल होंगे जो आज डिबेट का हिस्सा होंगे। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता महेश दास और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार और रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी आपसे। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम हमला किया, जवाब में हमने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। 9 आतंकी ठिकाने, 100 से ज्यादा आतंकी हमने मारे। बदले में पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया और जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के 3 मुख्य शहरों के डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। क्या अब मान लिया जाए कि भारत पाकिस्तान के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है, या पाकिस्तान अब बैकफुट पर जाएगा? संतोष, देखिए, ये पाकिस्तान हमेशा पीछे से हमेशा वार करता आ रहा है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। 1948, 1965, 1971 कारगिल, ये सारे वॉर जो था पाकिस्तान ने खुद शुरुआत की थी और भारत ने बाद में स्टार्ट करके हर जगह ये मुगी खाए थे। बिकॉज पाकिस्तान अपनी प्रोफेशनलिज्म की वजह से हारती है। वहां के जो ऑफिसर और अपर एचेलॉन लोअर एचेलॉन में बहुत अंतर है। ऊपर वाले लोग 3 W से ग्रसित है, वेल्थ, वुमेन एंड वाइन। ये तो, और पैसा देखिए, इनका जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है वो पैसा लेके अमेरिका भाग गया, परिवार भेज दिया वहां पर। अमेरिका ने उसकी संपत्ति जब्त की है। यही हाल बाजवा का था। तो वहां की आर्मी बिल्कुल डिमोरलाइज है, बिकॉज अपर एचेलॉन खाली ऐश करने में बैठे रहते हैं। और कोई भी लड़ाई जो होती है वो मैन बिहाइंड द मशीन बहुत मैटर करता है, मोरल करता है। देखिए 65 के वॉर में पाकिस्तान के पास साइबर जेट और पैटर्न टैंक थे और वो सोच रहे थे कि हम दिल्ली में जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारे पास खाली नेट थे, सेंचुरियन था, विजयन टैंक से भी हमने उनको मात दी। बिकॉज क्योंकि हमारे जवानों में, हमारे अफसरों में ये है कि हमें लड़ना है, कैसे लड़ना है और क्यों लड़ना है। अपने प्रोफेशनलिज्म से हमने 65 में तो उनको भी मात दी और 71 और कारगिल का तो नतीजा आप सबको मालूम है। मैं 65 की बता रहा था। तभी फिलहाल वो बिल्कुल ही बैकवर्ड मोरल में है। अभी पाकिस्तान का जो ये नमूना जो है, कॉलिंग में नमूना दैट मुनीर हुई नो व्हाट रीजंस टू चीफ, सारा अपनी फैमिली डर के मारे वहां भेज दिया है। इसने एक एडवेंचर किया, जैसे कारगिल में मुशर्रफ नजर ने मंजूर ने नशर किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। ये भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन इसको पता नहीं था कि इनके जो टेररिस्ट है उन्होंने टेररिस्ट जैसा एक्ट नहीं किया कि 40-50 लोगों को मार दिया। वो धर्म पूछ के मारा। एक बहुत बड़ा लेवल हो गया। अब वो कहीं मुंह छिपाने के लिए नहीं है। उसके बाद इक्विपमेंट्स क्या है, अमेरिका को हाथ हटाने के बाद उसके बाद चाइनीज इक्विपमेंट्स है। चाइनीज जो भी एयरक्राफ्ट बनाता है, चाइनीज के कस्टमर कौन कौन है? म्यांमार, पाकिस्तान और अजरबैजान। चाइनीज जो भी कस्टमर बनाता है, सामान बनाता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाता है और किसकी एफिशिएंसी कभी भी टेस्ट नहीं हुई है। इसके अलावा इस चाइनीज इक्विपमेंट के साथ ही कब तक हमारे साथ दौड़ा था? तो पहली बात उसने अटैक नहीं किया, लेकिन उसको दिखाना था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो पीछे से इसने मिसाइल लॉन्च कर दी। ये मिसाइल को पता नहीं था कि सारी रुक जाएगी, किसी काम के नहीं आएंगी। वो जो 6 की रात को हमने जो 9 जगह स्ट्राइक किया था वो 100% एफिशिएंसी थी। एक मिसाइल नहीं नुकसान हुआ, एक नुकसान नहीं हुआ और सारे टारगेट जो डिसाइड किए थे वही मारे गए। एक पब्लिक को मारने की कोशिश नहीं की थी, कोई नहीं मरा। अब इनका देखिए, इनका भी रिजल्ट 100% रहा। एक भी मिसाइल नहीं लगी, सब रोक दी गई। अब ये सोचते हैं कि हम तैयारी नहीं करते। हमारी फौजें जो है पूरे साल 24 घंटे तैयारी करती रहती है कि किसके पास क्या है, हम उसको कैसे काउंटर करना है। अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं और वो खरीदते हैं। देखिए, अब खरीदने की जो प्रक्रिया थी, पहले बड़ी परेशानी होती थी। कुछ साल पहले हमारे वाइस चीफ को आना ही पड़ा था कि हम 2 फ्रंट वॉर लाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब से ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अच्छी हुई है, जब से सरकार ने हमारे फौज पर भरोसा दिलाया है, हम सक्षम हो गए हैं, इसका रिजल्ट दे रहे हैं। हमारा
गवर्नमेंट, क्योंकि हमें मालूम है, फौज को मालूम है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पॉलिटिकली दे डोंट डिसाइड, वो खाली प्रोसीजर देते हैं और हमें करते हैं। तो इस तरीके से जैसे लड़ाई शुरू हुई है, पाकिस्तान को बात खानी पड़ेगी, लेकिन भारत इसमें बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि हम खाली रिएक्ट कर रहे हैं। हम उनके आग पे जो भी अटैक कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। तो ये जो कल उन्होंने 15 जगह पे किया, ओपी तिवारी जी, सिर्फ हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में जब हमने 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, 9 ठिकानों को निस्तेनाबूद किया, उसमें जो आतंकी मारे गए उन्हें पाकिस्तान के झंडे से लिपेटकर उनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान की सेना का जाना, और आज जब पीसी हो रही थी तब वो तस्वीरें भी साझा करके ये सवाल भी पूछा गया है कि सेना का क्या काम था यहां, इस जनाजे में सेना क्या कर रही थी। संतोष जी बहुत बढ़िया पॉइंट बनाया। देखिए, सारी आर्मी जो होती है वर्ल्ड की, एक अपना कोर बटालियन रेज करती है, या पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट एक बटालियन रेज करती है, उसको आतंकवादी का चोला फैलाती है। आप लोगों ने फोटो दिखाया कि उनके कैंप कैसे थे, ये लगता है कि ऐसे आर्मी कंटोनमेंट है, तो वो इनकी एक एक्सटेंशन काउंटर है। जितने भी जैश हो या लश्कर हो या मुजाहिदीन हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ये एक्सटेंशन काउंटर है। वो आर्मी के ही ऑफिसर और जवान वहां लड़के आगे जाते हैं, क्योंकि इसको बनाने से इनको फायदा ये होता है कि सामने की वॉर तो कभी जीत नहीं सकते, प्रॉक्सी वॉर चालू रखने में इनका काम होता है। ये पॉइंट प्रूव हो गया है जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से प्रूव हो गया कि जो मरे हैं, जो आतंकवादी है, वो पाकिस्तान आर्मी के ही हिस्से हैं, भले ही उनको कुछ के आ जाए, ताकि पाकिस्तान आर्मी पर पूरा दोष ना आए। ये चीज और बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी 1953 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई से नहीं है, आवाम का कोई से नहीं है। आपने एक देख लिया कि एक बार इमरान खान की पार्टी ने थोड़ी कोशिश की थी और कोर कमांडर के घर तोड़ने थे, तब थोड़ा बहुत लगा था कुछ हिम्मत आएगी, लेकिन आर्मी ने उनको दबा दिया। आवाम और पॉलिटिकल लीडर से किसी से पूछो दिल से कि वो क्या चाहते हैं, वो भारत से सुकून चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ सपोर्टर्स इंडिया में हैं, इंडिया में सपोर्टर्स है, तो उनका मनोबल बढ़ता है और कोशिश करते रहते हैं। बट अभी ऐसी हालत हो गई है पाकिस्तान की, ना इनके पास आर्मामेंट्स है, ना एमुनेशंस है, वो खाली पत्थर हैं। वो जैसे कभी गांव में झगड़ा होता है ना कि कोई एक बड़ा आदमी से छोटा झगड़ा हुआ, रात को 2 पत्थर फेंक जाएगा, तो वही उन्होंने 15 पत्थर। अब तो ओपी तिवारी जी उनमें फूट भी पड़ती नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं अंदर से तख्ता पलट ना हो जाए पाकिस्तान में, क्योंकि जो खबर आ रही है। मेरा अगला सवाल है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर संजय कुमार जी आपसे, क्योंकि जो खबर अभी निकल कर आ रही है, उनकी संसद में सवाल पूछा गया है कि अगर भारत के ड्रोन लाहौर तक पहुंच जा रहे हैं, इस्लामाबाद तक पहुंच जा रहे हैं, तो ये किसका फेलियर है? इसको लेकर सवाल से सवाल भी पूछे जा रहे हैं वहां पर। स्वाभाविक है, सवाल तो पूछे जाएंगे। अब जब हमारे ड्रोन को वो उनका जो रडार है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद वो एकदम टारगेटेड जगह पर जाकर करके वो ऑपरेशन को अंजाम दे करके निकल जा रहा है, सवाल तो पूछे जाएंगे ही। आज तो देखा हमने पाकिस्तान के संसद में कैसे वहां के पार्लियामेंटेरियन रो रहे थे और किस तरह से वो अपनी बेचैनी बता रहे थे। शहबाज शरीफ पर लोगों का भरोसा अब नहीं रह गया है, वो मुनीर के तरफ देख रहे हैं जो वहां के ये हैं। तो जिस देश में सेना की तरफ पूरा मुल्क देख रहा हो, जहां आवाम इस बात को लेकर के आशंकित हो कि कल हमारे साथ क्या होगा, तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि प्रॉक्सी वार का ही रहा है पाकिस्तान। ये कभी भी आमने सामने युद्ध लड़ने की उसकी ताकत नहीं रही है। ठीक है, वो टेररिस्ट लगातार वो भेज रहे थे भारत में, भारत ने भी झेला, उरी को झेला, बालाकोट को झेला, लेकिन उसके पूरे चीजों को जिस तरह से दुनिया ने देखा कि कैसे सिंदूर का जो ताकत थी, उसका जो ये था, वो पूरे विश्व में साबित कर दिया कि अगर तुम हमें छेड़ोगे, हमारे निहत्थे लोगों पर तुम इस तरह के कायराना हरकत करोगे, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो टेररिस्ट को तुम अपने मुल्क के जिस कोने में छिपा करके रखो, और अगर है तुम्हारी ताकत, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तो ठीक है, कर लो डिटेक्ट। क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए? इनके ड्रोन, इनके रडार कहां चले गए भाई? तो अब ऐसे आकर के वो सीमावर्ती जो राज्य हैं, उसके किनारे पर जो कुछ लोग हैं, उनको जाकर के उनकी हत्या कर देना, गोलीबारी कर देना, ये लड़ाई का कोई तरीका नहीं है। और भारत ने तो एक तरह से ऐलान कर दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं।
अगर इस तरह के आतंकवादी हमलों को, आज भी प्रधानमंत्री जी ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है और एक तरह से सेना को उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि ये जो है ये सीधे सुनने वाले लोग नहीं हैं। इनका जवाब अगर उसी अंदाज में, मैंने देखा कई लोगों ने कहा कि बालाकोट तक भी बात इनको पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आई थी। इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद लगा कि घर में घुस करके मारेंगे और एक एक आतंकवादियों को, बिल्कुल आपने सही कहा, उन जनाजों में जो टेररिस्ट मारे गए थे वो टेररिस्ट छाती पीट रहे थे, उसमें सेना का कौन सा काम था भाई? उस जनाजे में जाकर के क्या कर रहे थे? तो आपके पास तो न गोले हैं, न आपके टैंक में पेट्रोल है, न आपके पास संसाधन है, तो आपके पास तो बस यही प्रॉक्सी वार के लिए है कि कुछ निर्दोष और निहत्थे लोगों को मार करके और फिर उस मांद में घुस जाइए। लेकिन अब वो मांद असुरक्षित हो गया है, भारत इनके मांद तक पहुंचा और जिस तरह से 9 इनके जो टेररिस्ट कैंप थे जिस तरह से ध्वस्त किया गया और उसमें से जो लाशें निकली हैं, पाकिस्तान के तो फेक न्यूज वाले मीडिया कुछ कुछ चला रहे हैं लेकिन पाकिस्तानियों को पता है कि ये अब हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पाकिस्तान को तो सीखने की जरूरत है कि भाई लोगों को रोटी का इंतजाम करें या युद्ध लड़े। और आप पूछ रहे थे ना कि ये कितना दिन युद्ध चलेगा, मुझे तो नहीं लगता है कि ये युद्ध में 5 दिन भी ये टिक पाएंगे। अगर आमने सामने का युद्ध हुआ तो 5 दिन नहीं टिक पाएंगे। और ये हर संजय जी, पहले ये खबर थी कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिन का पेट्रोल डीजल होता है, जो फ्यूल होता है उनके पास सिर्फ 7 दिन का स्टोर रहता है, जिसमें से जब ये तैयारी कर रहे थे भारत की तरफ से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया था, बिहार की धरती से ही कह दिया था कि जो भी आपने कल्पना की होगी उससे बड़ी सजा आपको देंगे, उसके बाद अपने हथियार उड़ाएंगे, जो अगर आसमान में भी अपने हेलीकॉप्टर्स को उड़ाएंगे तो उसमें पेट्रोल तो खर्च होता है। अब उनकी स्थिति यह भी नहीं है कि शायद 2 दिन भी लड़ पाए। कुछ है ही नहीं, कैसे लड़ पाएंगे? कह तो रहे हैं कि वो आर्थिक दिवालियेपन वाला देश, जहां के लोगों के पास आटा खरीदने का पैसा नहीं है, जहां की सेना के पास अपना कुछ नहीं है, बिल्कुल करप्शन का जो क्लाइमेक्स है कि वो जाकर के दूसरे मुल्कों में वो धन कमा रहे हैं और धन जमा कर रहे हैं, वो मुल्क क्या युद्ध लड़ेगा? कौन सी राष्ट्रभक्ति उनकी है? बिल्कुल आपने सही कहा, 7 दिन क्या, ये तो 2 दिन नहीं टिकेंगे। आए तो आमने सामने युद्ध में, वो तो इंतजार कर रहा है भारत कि आप आइए। राजेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, 2 दिन मैदान में टिकने की इनकी औकात नहीं, और ये जब आतंकी हमले करते हैं उसके बाद बड़बोला बयान इस तरह से दे देते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। स्थिति पाकिस्तान की सबके सामने है और जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2014 के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज भी करते चले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में घुस के बालाकोट किया हमने, पुलवामा किया, उसके बाद अब पहलगांव का भी स्थिति देख लो। महेश जी, आप हमसे पूछ रहे? महेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आप ही से। हाँ। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता पर बैठे हैं 2014 के बाद से पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त है, मजबूत है और पाकिस्तान को जवाब देने, माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है हमारा देश। हम सभी एकजुट हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी ने उसी दिन फैसला कर लिया कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी देश हित में, वो हम लोग उनके साथ हैं। तो आप समझिए कि इन लोगों के, अभी संजय जी भी बता रहे थे और आप भी बता रहे थे कि इनके पास 7 दिन का फ्यूल भी नहीं है। तो आप समझिए कि ये युद्ध क्या लड़ेंगे। और आज वहां का नजारा जो पार्लियामेंट्रियन का रोते हुए उनका जो नजारा आया, आप समझिए कि ये किसी भी हाल में है नहीं, लेकिन ये हमेशा, सही कहें आप, कि ये पीठ पीछे वार करते हैं। इन लोगों के अंदर एक हिम्मत है ही नहीं। तो आप समझिए, और हमारा सेना जो नजीर पेश किया है, हमारी मातृशक्ति की 2 महिलाएं अपने कंधों पे पूरे वार का हिस्सा लिया और उन्होंने माकूल जवाब दिया पाकिस्तान को, और एक ही बार में उसको समझ में आ गया कि हम नहीं टिक पाएंगे भारत के सामने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सशक्त हैं, मजबूत हैं और जवाब देने के लिए, और पूरे देश से आवाज उठ रही है कि आतंकवाद के खिलाफ। इवन मैंने शाम में भी देखा कि चाइना भी
कहा कि मैं आतंकवाद के समर्थन में नहीं रह सकता। तो आप समझिए पूरे देश से समर्थन हमारे देश को मिल रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो 2014 से ही उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुहिम छेड़ा है कि आतंकवाद उनका पहला मुद्दा था, आतंकवाद को खत्म करना है। तो आप समझिए कि ये जो घटना उन्होंने किया पहलगांव में, निहत्थे लोगों को जो उन्होंने हत्याएं की, उसका जवाब उन्हें मिल चुका है। और जो भी और संभव हो सकता है वो हमारा प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सशक्ति से उनको जवाब देंगे। और ये कहीं टिकने वाले नहीं है, इनके पास प्रेमरंजन पटेल जी है ही नहीं। आज जब राजनाथ सिंह देश को संबोधित करने आए थे, उन्होंने कहा था कि संयम की अगर परीक्षा लेगा पाकिस्तान तो फिर उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं। संतोष जी, अब बहुत लंबा समय बीत गया है जी। लंबे समय से हम सब लोग बर्दाश्त कर रहे थे, ये देश बर्दाश्त कर रहा था। इस बार जिस प्रकार से कई घटनाएं उन्होंने जो है किया, चाहे पुलवामा की घटना हो, उरी की घटना हो, जिस प्रकार से जो है उसने जो है हमारे देश के ऊपर जो है हमारे सेना के ऊपर आतंकवादी गतिविधियों को जो है संचालित करना और निहत्थे लोगों पर जो है सेना के लोगों पर जो है हमले करना, इस प्रकार से। तो ये एक जो है संयम बरतने का समय होता है। इस प्रकार जो है इस बार पहलगांव के अंदर में जो वहां घूमने वाले यात्री थे उनको पूछ पूछ कर करके, धर्म पूछ कर करके, उनके कपड़े खुलवा कर करके और उनकी पत्नियों के सामने उनको जो है उनकी हत्या करना और ये कहना कि जाकर करके मोदी से कह दो तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमने जो है मारा है। तो अब एक जो है संयम की सीमा होती है, उस सीमा को अब पार कर गई है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार नेस्तनाबूद आर पार की लड़ाई होगी। ऐसा सबक सिखाऊंगा इन आतंकवाद को कि ये जो है कभी कल्पना नहीं किए होंगे, सोचे नहीं होंगे। अब जो है आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। इसलिए जो है इस प्रकार के फैसले अब जो है कोई जो है बातचीत का रास्ता नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान पूरी तरह से बार बार चेतावनी देने के बाद भी वह मानने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की सरकार तो कठपुतली है, वहां तो सेना के हवाले है और सेना आतंकवादियों को यूज करती है, आतंकवादियों को पनाह देती है, प्रशिक्षण देती है। उन आतंकवादियों के माध्यम से भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में जो है आतंकवादी गतिविधियां चलाने का काम करती है। तो सबक तो सिखाने की आवश्यकता है। इस बार ऐसा सबक होगा कि उसको जो है भूल जाएगा। अब कोई युद्ध लड़ने लायक की स्थिति भी वो नहीं रहेगी। हम जैसे जितने नरम हृदय के हैं उतने ही सख्त हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है शक्ति, आरजेडी प्रवक्ता चित्रंजन गगन जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। बहस तो नहीं हो रही, चर्चा हो रही है। चित्रंजन जी, मेरा सवाल आपसे है, पाकिस्तान के सांसद हैं ताहिर इकबाल, आज संसद में रो रहे थे फूट फूट कर और कह रहे थे कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। शायद ये भी कहते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सियासतदानों को सद्बुद्धि दे ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि भारत उनसे बहुत बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी भी और सैन्य ताकत में भी, फिर ऐसी हिमाकत करने की जरूरत नहीं करते। संतोष जी, पाकिस्तान कोई वह पहली घटना नहीं है। पाकिस्तान इसके पहले भी कई बार जो है आजमा चुका है और भारत की सेना जो है सो लगातार उसे पैक फुट पर ढकेलती रही है। आज तो खैर बहुत विकसित हो गया है, भारत के पास में काफी अस्त्र शस्त्र हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी है। लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने, अयूब खान थे वहाँ के राष्ट्रपति, और उन्होंने हिमाकत की थी इस भारत से मोर्चा लेने का, भारत पर आक्रमण किया था। उनके पास अमेरिकी साजो सामान थे, उनके पास जेट विमान थे, पैटर्न टैंक थे। उनको था कि मैं इसके बल पर भारत को परास्त करूंगा। लेकिन भारत के पास कोई टैंक नहीं था, लेकिन हामिद जैसे सैनिक ने अपनी कुर्बानी देकर पैटर्न टैंक को तोड़ने का काम किया था। नेट विमानों ने जेट विमानों को गिराने का काम किया था। फिर उन्होंने प्रयास किया 1971 में, तो जो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया। और शायद विश्व के इतिहास में पहली बार लगभग 1 लाख से ऊपर फौज को
आत्मसमर्पण करना पड़ा, जो इतिहास का एक सबसे पहली घटना है उतनी बड़ी संख्या में, और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा। बाद में भी आपने देखा कि इस ढंग से कारगिल के लड़ाई में एक, और हमने उनके 91,000 सैनिकों को 2 वक्त की चाय 3 वक्त का खाना भी दिया था, जिसका ताना आज तक हमने नहीं मारा। वही कह रहा हूं कि भारत की सेना को हम सलाम करते हैं, गर्व है हमको अपने सेना पर, अपने ठीक है।